हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था कि बीमा क्या होता है, जिसमें हमने जीवन बीमा के बारे में पढ़ लिया, अग्नि बीमा के बारे में पढ़ लिया पहले पार्ट्स में। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे सामुद्रिक बीमा क्या होता है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है सामुद्रिक बीमा समुद्र से रिलेटेड होता है। मतलब कि अब बोलोगे समुद्र में कैसे, हम समुद्र का बीमा क्यों करवा रहे हैं। हम समुद्र का बीमा नहीं करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं कि समुद्र के द्वारा जो लोग व्यापार करते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, विदेशियों के साथ व्यापार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समुद्रों के रास्ते से जाते हैं, समुद्री यानी नाव से, बोट वगैरह होती है, जहाज जो होते हैं, उनमें अपना माल ढो के लेके जाते हैं दूसरे देश तक। तो हम जहाज का और माल का बीमा करवाते हैं जो समुद्र के रास्ते से जाते हैं। जैसे माल को नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, डूब जाए, नाव जो जहाज है वो डूब जाए, टकरा जाए किसी से, हम उसका बीमा करवाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, सामुद्रिक बीमा। तो ठीक है, इसका अभिप्राय ऐसे बीमा से है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता बीमाधारी को सामुद्रिक जोखिम से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। तो बीमाकर्ता, मैं ये कई बार बता चुकी हूँ, बीमाकर्ता मतलब वो कंपनी जो हमारा बीमा करती है। बीमाधारी मतलब वो व्यक्ति जो अपना बीमा करवा रहा है। सामुद्रिक जोखिम मतलब बताया था ना कि समुद्र में जैसे व्यापार करते हैं लोग, समुद्र के मार्ग से अपना माल ढो के लेके जाते हैं जहाज़ों के द्वारा विदेशों में। मान लो समुद्र डूब जाए या दुश्मनों के हमला कर दे, माल ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए रास्ते में, तो उसके जो भी हानि होगी, उससे जो भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए हम सामुद्रिक बीमा करवाते हैं। ठीक है, तो देखो, समुद्री जहाज़ द्वारा ढोए जाने वाले माल को कार्गो कहते हैं। यानी समुद्र के द्वारा जो हम जहाज़ों में सामान ढोते हैं अपना, उस माल को क्या कहते हैं, कार्गो। माल मतलब सामान, जिस माल को या सामान को हम ढोते हैं वो कार्गो कहलाता है। ठीक है, कार्गो याद रखना। इसी माल का समुद्री जोखिम में सुरक्षा हेतु बीमा करवाया जाता है। जिस माल को हम ढोते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं जिस माल को, उसे कार्गो कहते हैं। और उसी माल की सुरक्षा के लिए हम बीमा करवाते हैं। ठीक है, जहाज पर लदे माल की तरह ही जहाज का भी सामुद्रिक संकटों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कराया जाता है। जैसे हम माल का करवाते हैं ना, सामानों का करवाते हैं, जो हम ढो के ले जाते हैं उसका हम बीमा करवा लेते हैं, वैसे ही जहाज भी बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो जो लोग जहाज खरीदते हैं, जो उसका व्यापार करते हैं, वो बहुत महंगा होता है, उससे भी नुकसान हो सकता है। जैसे जहाज मान लो आग लग जाए अचानक से, कोई दुश्मन हमला कर दे, या टकरा जाए तब नुकसान हो जाए, फिर डूब जाए तब नुकसान हो जाए, तो उसका भी हम बीमा करवाते हैं। ठीक है, जहाजी कंपनी माल ढोने के बदले में भाड़ा लेती है, अतः जहाजी कंपनी का माल के भाड़े में हित होता है। जैसे मान लो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो जहाज का ही काम करती हैं, कि जहाज चलाने का काम करती हैं, कि मतलब कोई कंपनी है जो विदेशी व्यापार कर रही है, तो जहाजी उस कंपनी का काम होता है कि वो अपने जहाज़ों के द्वारा उस कंपनी के माल को विदेशों तक पहुँचाए। बदले में क्या लेती है, वो भाड़ा। तो उसका काम ही है कि माल को एक जगह से दूसरे देश पहुँचाने के बदले वो भाड़ा लेते हैं। तो उसमें हित होता है, मतलब कि अगर उन्हें भाड़ा नहीं मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा ना, और भाड़ा मिलेगा तो फ़ायदा होगा। हित का मतलब यही होता है। ठीक है, कई बार माल के स्वामी और जहाजी कंपनी के मध्य इस प्रकार का समझौता होता है कि नियत स्थान पर माल के सुरक्षित पहुंचने पर भी माल का भाड़ा दिया जाएगा। यदि माल रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाए तो जहाजी कंपनी भाड़ा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। यानी मान लो कि जो जहाजी कंपनी है, जो माल ढोने का काम करती है, उसके बीच और जिसका माल होता है, जो मालिक होता है उस माल का, उसके बीच ये समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो मालिक बोलता है कि जब तक हमारा माल उस स्थान तक नहीं पहुंच जाता जिस स्थान पे से पहुंचना चाहिए, तब तक हम आपको भाड़ा नहीं देंगे। ठीक है, और अगर रास्ते में कुछ ख़राब हो जाता है हमारा माल, तो हम तुम्हें भाड़ा नहीं देंगे, किराया नहीं देंगे। तो मान लो कुछ ख़राब हो जाता है तो उन्हें भाड़ा तो मिलेगा नहीं, किराया मिलेगा नहीं, तो नुकसान होगा ना। ठीक है, तो उसी नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं, ये लोग भाड़े का बीमा कराते हैं। यानी नाम ही होता है भाड़े का बीमा। तो उसका बीमा करवाते हैं कि अगर जैसे हम माल ढो रहे हैं और अगर रास्ते में कुछ माल ख़राब हो जाए तो हमें जो भाड़ा नहीं मिलेगा, उससे जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई ये कंपनी करती है, भाड़े का बीमा। ठीक है, समझ आ गया ना क्या होता है। यदि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से टकरा जाए और दूसरे जहाज़ को कोई हर्जाना देना पड़े तो दायित्व, देखो दायित्व बीमा, ये नाम है दायित्व बीमा। ठीक है, दायित्व बीमा के द्वारा हर्जाने के भुगतान के भार को बीमा कंपनी पर डाला जा सकता है। देखो इसका मतलब क्या है, दायित्व बीमा जैसे भाड़े का बीमा नाम है, वैसे दायित्व बीमा भी एक तरह का बीमा होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो जहाज़ जा रहे हो, कि एक जहाज़ तो जाता नहीं है समुद्र में, कई सारे जहाज़ जा रहे हैं, मान लो माल ढो रहा है एक जहाज़, ठीक है, और दूसरा जहाज़ उससे टकरा जाए तो नुकसान तो होगा ही होगा।
तो जब जहाज़ टकरा जाएगा तो दूसरे जहाज़ से कोई हर्जाना देना पड़े, मान लो हमारा जहाज़ टकरा गया किसी दूसरे जहाज़ से और हमें उसे, अब हमारा दायित्व बनता है, यानी दायित्व यानी हमारी लायबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि जो भी नुकसान हुआ है उस दूसरे जहाज़ को हम उसका हर्जाना दें, उसका पैसा दें, ठीक है। कोई हमारी गाड़ी टकरा जाए, गलती तो हमारी हुई ना कि टकरा गया, तो कोई नुकसान आया उससे दूसरी गाड़ी को या दूसरे जहाज़ को, तो उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से टकरा जाता है और दूसरे जहाज़ को कोई हर्जाना देना पड़े, तो दायित्व बीमा होता है कि इसके द्वारा क्या होता है कि हर्जाने के भुगतान के भार को हम बीमा कंपनी पर डाल देते हैं, मतलब बीमा करवा लेते हैं हम दायित्व बीमा इस नाम से, कि अगर हमारा जहाज़ किसी दूसरे जहाज़ से टकरा जाए और हमें दायित्व के रूप में यानी हर्जाना देना पड़े उसे, उसके जो भी नुकसान होगा हमें देना पड़े, तो उस भुगतान के पैसे को ये कंपनी हमें भरपाई करती है, पैसा देती है। जैसे और बीमा होते हैं ना कि नुकसान होने पर हमें पैसा मिलता है, वैसे ही जब जहाज़ टकरा जाएगा किसी दूसरे जहाज़ से, जो भी नुकसान होगा, जो इन्हें हर्जाना देना पड़ेगा, वो जितना ही पैसा ये देंगे, उस पैसे को कंपनी इन लोगों को देती है, ठीक है। समझ आ गया ना क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सामुद्रिक बीमा के सिद्धांत। हमने पढ़ लिया कि सामुद्रिक बीमा किस तरह के होते हैं, 1-2 तरह के होते हैं, ज़्यादा नहीं, और क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अच्छे से समझ आ गया ना क्या होता है भाड़े का बीमा और दायित्व का बीमा। अब हम पढ़ेंगे सामुद्रिक बीमा के सिद्धांत, कि मतलब जब हम सामुद्रिक बीमा करवाते हैं जहाज़ का या फिर माल का, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें माननी होती हैं, कंपनी के और बीमा करवाने वाले व्यक्ति को माननी होती हैं। तो पहला है बीमा योग्य हित का सिद्धांत, कि मतलब वही कि हित होना चाहिए, कि मतलब मान लो जैसे भाड़े का बीमा करवा रहे हैं तो जहाज़ वाली कंपनी का जहाज़ में हित होना है। मान लो अगर जहाज़ डूब जाता है तो जो नुकसान हुआ है उस कंपनी को भी होगा नुकसान, और मान लो उस माल ढोने से उस जहाज़ को फ़ायदा हुआ है तो उस कंपनी को भी वो फ़ायदा होगा, तो ये होता है हित, ठीक है। मान लो कोई और जहाज़ डूब जाता है तो हम उसका बीमा तो करा नहीं सकते ना, क्योंकि हमें तो उससे कोई लेना देना है नहीं, कोई संबंध हमारा है ही नहीं उससे, कोई रिलेशन हमारा है ही नहीं। उस दूसरे जहाज़ को नुकसान होता है तो हमें थोड़ी नुकसान होगा, दूसरे जहाज़ को अगर कोई फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा हमें तो होगा नहीं, तो ये हित नहीं हुआ। हित क्या होगा कि अगर हमारा जहाज़ है, हमारा जहाज़ डूबता है तो हाँ नुकसान हो रहा है तो हमें भी नुकसान हो रहा है, अगर उस जहाज़ से फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदा हमें भी हो रहा है, वो कहलाता है हित का सिद्धांत, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अन्य बीमा अनुबंधों की भांति सामुद्रिक बीमा में भी बीमाधारी का बीमित संपत्ति में बीमा योग्य हित होना चाहिए। हित का क्षति के समय होना आवश्यक है, ठीक है। और हित का अर्थ है माल के सुरक्षित पहुंचने। हित का क्या मतलब होता है, माल के सुरक्षित पहुंचने से लाभ और मार्ग में नष्ट होने से हानि होना। इसका मतलब यही है कि मान लो रास्ते में माल को नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान उसके मालिक को भी होना चाहिए, जिसका जो व्यक्ति इसका बीमा करवा रहा है अपने माल का, अगर वो माल रास्ते में ख़राब हो जाए तो उस माल के नुकसान जो भी होगा वो नुकसान उस बीमा कराने वाले व्यक्ति को भी होना चाहिए, और अगर कोई लाभ होता है तो वो लाभ उस बीमा कराने वाले व्यक्ति को भी होना चाहिए, वो कहलाता है हित, यानी बीमा योग्य हित का सिद्धांत। जैसे मान लो जहाज़ के मालिक का अपने जहाज़ में, मान लो कोई व्यक्ति है जो जहाज़ का काम करता है चलाने का, उसका जहाज़ के साथ संबंध होना चाहिए, यानी हित होना चाहिए, कि अगर रास्ते में जहाज़ ख़राब हो जाता है तो नुकसान होगा, तो वो नुकसान उसके मालिक को भी होना चाहिए, फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा उसके मालिक को भी होना चाहिए, वो होता है जहाज़ में हित होना। या फिर यात्रियों का अपने माल में, जो यात्री होते हैं जो माल ढोते हैं उनका अभी से माल ख़राब हो गया, नुकसान हुआ तो उन लोगों को भी हुआ, फ़ायदा हुआ तो उन लोगों को भी हुआ, ठीक है। इसी तरह माल के स्वामी का, जैसे मालिक होते हैं अपने माल के साथ, जैसे माल ख़राब हो जाता है तो मालिक को नुकसान होता है ना, फ़ायदा होता है तो मालिक को फ़ायदा होता है, वैसे ही उसे कहते हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत, ठीक है। समझ आ गया ना। दूसरा है जहाज़ की योग्यता। योग्यता मतलब जहाज़ में कोई भी ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे बीमा यानी बीमे की विषय वस्तु के सामुद्रिक जोखिमों में क्षति की संभावना हो। यदि जहाज़ में मरम्मत की आवश्यकता है तो यात्रा से पूर्व यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने बीमा करवा रखा है और आपको पता है कि जहाज़ में कुछ कमी है, आपने जहाज़ का बीमा करवाया है, लेकिन आपको ये पता है कि जहाज़ में कुछ कमी है और जल्दी ख़राब भी हो सकता है, डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको ये बात पता है। तो फिर आप सोचते हो कि बीमा करवा रखा है, पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें ये बोलते हैं कि जहाज़ की योग्यता, यानी अगर आपको पता है कि जहाज़ में कुछ कमी है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है यानी मरम्मत की ज़रूरत है, तो आप उसकी मरम्मत कराएँ, ठीक है? यात्रा से पूर्व, यानी उसको चलाने से पहले उस काम को पूरा कर लेना चाहिए, तो उसे बोलते हैं जहाज़ की योग्यता, ठीक है? दूसरा है जहाज़ का मार्ग विचलित ना होना। जहाज़ी मार्ग पूर्व निश्चित होता है, बीमा कंपनी को ये जानने का अधिकार है कि जहाज़ उसी मार्ग से जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब बीमा करवाते हैं जहाज़ का या फिर किसी माल का, तो उसमें कंपनी पहले यही पूछती है कि ये जहाज़ किस रास्ते से होके जाता है। बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो पूछता है किस रास्ते से होके जाएगा, तो वो उसी रास्ते से जाना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है?
ठीक है। ये बात माननी ज़रूरी है उन लोगों की, जहाज़ उसी रास्ते से जाना चाहिए जो रास्ता आपने हमें बताया है या फिर जो रास्ता तय हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं बदलना है। जो रास्ता तय किया गया उसी रास्ते से जाना है, विचलित ना होना, ठीक है। अगर उपकरण की वैधता मतलब लीगली होना चाहिए, इल्लीगल नहीं होना चाहिए, यानी कानूनी रूप से वो वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। इस अनुबंध में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य तभी है जब यात्रा का उद्देश्य वैधानिक हो, यानी जहाज है जो माल ढोती है इधर से उधर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो वैध होना चाहिए यात्रा। अवैध यानी कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, अवैध यानी इल्लीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी वो इस बीमा हो सकता है। तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गया होगा। हमने अब पढ़ा कि जीवन बीमा क्या होता है, अग्नि बीमा क्या होता है, और अब हमने पढ़ा सामुद्रिक बीमा क्या होता है। तो जीवन बीमा का हमने पार्ट 1 में पढ़ा, पार्ट 2 में हमने अग्नि बीमा के बारे में पढ़ा, और अब हम पार्ट 3 में सामुद्रिक बीमा के बारे में पढ़ा हमने। तो आपको अभी तक जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, हमने बताया था ना कि जो बीमा होता है वो 2 तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। पहला होता है जीवन बीमा और दूसरा होता है सामान्य बीमा। क्योंकि जीवन बीमा एक अलग है और सामान्य बीमा एक अलग चीज़ है। क्योंकि जीवन बीमा एक इंसान का होता है। अब एक इंसान की तुलना हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जीवन होता है वो अमूल्य होता है। तो और सामान्य चीज़ें यानी जैसे गाड़ी है, कोई माल है या सामान है, कोई कार है, ज़मीन है, संपत्ति है, वो होते हैं सामान्य चीज़ों में। तो इसमें क्या अंतर होता है देखो, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। पहला है अनुबंध का प्रकार, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें निश्चित अवधि पर बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। इसमें क्या मतलब होता है कि अगर समय तय किया गया है कि 20 साल का वो जीवन बीमा करा रहा है, तो उसे 20 साल के बाद पैसे मिल जाते हैं। और अगर उससे पहले वो मर जाता है तब भी पैसे मिल ही जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्षति होने पर क्षति की रकम का भुगतान किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया 50,000 का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि किसी गाड़ी का या किसी कार का हमने बीमा करवाया, उसका नुकसान हो गया और हम ठीक कराने में 30,000 रुपये खर्च किए, तो वो कंपनी सिर्फ 30,000 का ही भुगतान करेगी, 50 का नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, जितने का नुकसान हुआ है उतने की ही हमें वो रकम यानी पैसे देती है, ठीक है। जितने का हम बीमा करवाते हैं या तो वो उतना देती है या उससे कम देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती है, ठीक है, समझ आ गया ना। वो हमें तभी देगी जब उस सामान्य को नुकसान होता है, उससे पहले नहीं देती है। लेकिन जीवन बीमा में ऐसा नहीं होता है। अगर जीवन बीमा मतलब क्या होता है, जीवन बीमा में पैसा आपको मिलता ही मिलता है, भले ही समय पूरा हो जाए तब भी मिलेगा, उससे पहले अगर आप मर जाते हो तब भी मिलेगा। सॉरी, मतलब आपने जो भी बीमा करवा रहा है, अगर वो समय से पहले मर जाता है तो उसे पहले पैसे मिलते ही मिलते हैं, उसके उत्तराधिकारी को, उसके बेटे को, बेटी को, वाइफ को मिल जाते हैं। और अगर वो समय तक ज़िंदा रहता है, जितने समय का बीमा था, तब भी आप उसको पैसे मिल जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि गाड़ी वगैरह का बीमा होता है, इसमें अगर नुकसान होगा तभी पैसे मिलते हैं, उससे पहले या उसके बाद पैसे नहीं मिलते, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, अपनी व पारिवारिक वित्तीय समस्याओं पर नियंत्रण करना। कि जीवन बीमा क्यों कराया जाता है, क्या उद्देश्य होता है जीवन बीमा कराने का, मतलब उसकी मृत्यु हो जाए अगर, तो उसके परिवार वाले खुश रह सकें, उनकी जो वित्तीय समस्या होती है, पैसों की समस्या, वो पूरी हो सके, ठीक है। सामान्य बीमा क्यों कराया जाता है, क्या उद्देश्य होता है, ये संपत्ति की सुरक्षा के लिए कराया जाता है। यानी जो सामान है जिसका हम बीमा करवा रहे हैं उसको सुरक्षा के लिए, कि अगर वो भविष्य में ख़राब हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम बीमा करवाते हैं, ठीक है। राशि सीमा, जीवन बीमा यह कितनी भी रकम का कराया जा सकता है, यानी कितने पैसे का कराया जाता है, कितनी सीमा, लिमिट कितनी होती है। यह कितनी भी पैसे का कराया जा सकता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य होते हैं, यानी जो इंसानी जीवन होता है उसकी हम कीमत नहीं लगा सकते हैं। तो हम कितने का भी करा सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, कितने का भी करा सकते हैं। लेकिन सामान्य बीमा में क्या होता है, यह संपत्ति की वास्तविक कीमत तक ही किया जा सकता है। मान लें आपकी एक गाड़ी है, वो 2 लाख की है, तो आप सिर्फ 2 लाख तक ही करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। उससे कम करा सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। अवधि यानी कितने समय तक होता है, ये कितने ही वर्षों के लिए करवाया जा सकता है। यानी जीवन बीमा आप कितने भी समय के लिए कर सकते हो, आजीवन के लिए भी कर सकते हो, ज़िंदगी भर के लिए भी कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है ज़िंदगी भर के लिए, मतलब कि आपके मरने के बाद आपके उत्तराधिकारी को पैसे मिल जाते हैं। लेकिन सामान्य बीमा, इसकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है, कि 1 साल तक ही, कि आप 1 साल का पैसा चुका देते हो और 1 साल तक अगर आपके सामान कुछ नुकसान आता है तो वो आपकी भरपाई करते हैं, ठीक है। 1 वर्ष, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 1 वर्ष तक ही होता है। और ये कितने भी समय के लिए किया जा सकता है, आजीवन भी, ठीक है। आजीवन मतलब ज़िंदगी भर के लिए भी। सुरक्षा और विनियोग, सुरक्षा मैंने बताया था क्या होता है, कि मतलब सुरक्षा हेतु मतलब अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हमें की जाती है। विनियोग मतलब कि जो हमने किस्त भरी है
उसका पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जीवन बीमा में विनियोग भी होता है और सुरक्षा भी होती है। सुरक्षा क्यों होती है कि आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिल जाता है, और अगर आप ज़िंदा रहते हो उस समय तक तो आपको मिल जाता है, तो सुरक्षा हो गई। विनियोग मतलब कि आप जो किस्त भर रहे हो बीमा की, वो आपको बदले में फ़ायदा होगा ही होगा, मिलता ही मिलता है आपको, चाहे कुछ भी हो या ना हो, हानि हो या ना हो, पैसा मिलता ही मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ़ सुरक्षा होती है, विनियोग नहीं होता है। मतलब आपने जो पैसा जमा किया है, किस्त जो दी है आपने, इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है आपको मिले, मिल भी सकती है और नहीं भी। वो आपको कब मिलेगी, जब आपके सामान को कोई नुकसान होता है, कोई आग लगती है, चोरी होती है, एक्सीडेंट हो, तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ़ सुरक्षा होती है और इसमें दोनों होते हैं। इसमें दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है, और इसमें केवल सुरक्षा तत्व भी निहित होता है। सुरक्षा मतलब कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, तो ही आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, सुरक्षा तो होगी होगी, अगर आप मर जाते हो तब भी मिलेगा, ज़िंदा रहते हो उस समय तक तब भी मिलेगा। और विनियोग मतलब कि जो आपने किस्तें जमा की हैं, उसके बदले आपको फ़ायदा होता ही होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे मैं जितनी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको वो मिल सकें, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको फ़ीडबैक देना है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं, तो आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हो कमेंट करके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।